हेलो दोस्तों, अमन एकेडमी पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास 6 का ये फोर्थ लेसन है, जिसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये हमारा पार्ट दूसरा है। यहाँ हम फोर्थ लेसन वस्तुओं के समूह बनाना के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 यानी इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है और इसका सेकंड पार्ट हम आज लेसन 4 है वस्तुओं के समूह बनाना। ये हमारा हो चुका था और इसके हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक लेसन हो गया था। अब आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। क्या आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, अर्थात घुल गए हैं या विलीन हो गए हैं? हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय हैं। क्या हैं ये पदार्थ? जल में विलेय हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, जैसे नमक और पानी और शक्कर, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? जल में विलेय। क्या कहते हैं इसमें? जल में विलेय। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं। जैसे पानी और बालू, पानी और चाक, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलते नहीं हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? जल में अविलेय पदार्थ कहते हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकार्यों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? क्योंकि पता है कि हमारा शरीर जो होता है वो 70% जल से बना होता है और इसमें बताया गया है क्या द्रव जो होता है, द्रव जैसे दूध हो गया, तेल हो गया और जितने भी द्रवीय पदार्थ होते हैं, क्या जल में विलीन हो जाते हैं? आइए इसको चेक करते हैं। क्रियाकलाप फिफ्थ में देखते हैं। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल और नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोड़ित का मतलब होता है अच्छी तरह से मिलाइए। विलोड़ित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाते हैं। जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके, उन सभी के साथ ऐसा प्रयोग दोहराएं और अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखें। हम देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। देखा होगा, जैसे नींबू का रस है, सिरका है और ये क्या होते हैं? ये जल में पूर्णतः विलेय हो जाते हैं। जबकि सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, ये पानी से हल्के होने के कारण ये जल में विलेय नहीं होते हैं और पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। जैसे सरसों का तेल, नारियल का तेल और मिट्टी का तेल, तो ये क्या होते हैं? ये जल में विलेय नहीं होते हैं बल्कि जल की सतह पर तैरते रहते हैं। तो यहाँ पर प्रेक्षण में हम लोगों ने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जैसे सिरका है, नींबू का रस है, ये जल में विलेय हो जाते हैं, लेकिन सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, मिट्टी का तेल है, ये जल में विलेय नहीं होते हैं। और यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है, इसको आप भली भांति, जैसे सिरका पानी में क्या होता है? भली भांति क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाता है। नींबू का रस ये भी मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल ये मिश्रित नहीं होता है। नारियल का तेल ये मिश्रित नहीं होता है। केरोसिन ये मिश्रित नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो पानी में विलेय हो जाते हैं, जबकि कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो पानी में विलेय नहीं होते हैं। बूझो या सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग
किया है, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भलीभांति मिश्रित हो जाते हैं? पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए देखिए, जल में विलीन जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, वो क्या होती है, जल में विलीन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जल का सूत्र होता है H2O। तो इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी गैस होती है। जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए यह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जो जलीय जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन जो होता है जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन होती है उसी का उपयोग करते हैं। आगे है, वस्तुएं जल में तैर व डूब सकती हैं। वस्तुएं जो होती हैं वो क्या जल में तैर व डूब सकती हैं? क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया कि अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं जो जल में घुले नहीं होते हैं वो आसानी से पृथक हो जाते हैं, तथा कुछ द्रवों में के साथ भी ऐसा होता है। इनमें से कुछ पदार्थ हैं जैसे जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए हैं और जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। ये अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ सिक्के पड़े हुए हैं, चाबी है, तो ये क्या है, ये जल में घुलनशील नहीं है, ठोस पदार्थ हैं। तो एक और वजन होता है, इसलिए ये पानी की सतह पर नीचे बैठ जाते हैं। जबकि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो ठोस पदार्थ अघुलनशील होती हैं, यानी जो घुलती नहीं है, लेकिन पानी से हल्की होने के कारण कुछ क्या होती हैं, सतह पर तैरती रहती हैं, आकर तैरने लगते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वहाँ कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। सूखी पत्तियां क्या होती हैं, पानी की सतह पर तैरती रहती हैं, जबकि जो कंकड़ पत्थर होता है वो तालाब में डूब जाता है। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं, क्या इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि क्या आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों की 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किन किन प्रकार का परीक्षण करेंगे? तो इस प्रकार का परीक्षण कर सकते हैं आप लोग। आगे बताया गया है पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होती है? पारदर्शिता देखते हैं। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करना आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार देखा जा सकता है। जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, तथा कुछ प्लास्टिक पदार्थ पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पारदर्शी पदार्थ है, इसमें इसका चेहरा नहीं दिख रहा है बाहर से देखने पर, जबकि इसमें क्या हो रहा है, हल्का चेहरा यहाँ पर दिख रहा है। और जबकि ये जो है ये इसमें पूरी तरह से इसका चेहरा दिख रहा है। तो यानी जिसमें चेहरा नहीं दिख रहा है इसको हम कहते हैं अपारदर्शी, जिसमें आंशिक रूप से दिखता है इसको हम कहते हैं पारदर्शी, और जिसमें पूरी तरीके से दिखता है इसको हम कहते हैं पारदर्शी। करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। यहाँ पर देखिए
दुकानदार है ये कांच की वस्तुओं में, इसमें बिस्किट है, टॉफ़ी है और नमकीन है आदि वस्तुएं रखी हैं, ताकि जो ग्राहक आता है वो आसानी से इन वस्तुओं को देखकर खरीद सकता है। इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी यानी इनके पार आप नहीं देख सकते। तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। क्या आप नहीं बता सकते कि जैसे बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है? लकड़ी, गत्ता, धातुएं, ये कैसे हैं? अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांत के किसी पदार्थ एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूह में विभाजित कर सकते हैं? बिल्कुल। अब हम लोग पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में विभाजन कर सकते हैं। एक क्रियाकलाप है, कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को जलाइए। इस संबंध में अपने प्रेक्षण नोट करिए। एक कागज की शीट के बीचों बीच में 2 से 3 बूंद खाने का तेल, एक कागज लीजिए, उसके बीच क्या करिए, 2-4 बूंद क्या करिए, खाने का तेल होता है, उसको डालिए या मक्खन डालकर इसे फैलाएं। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त वस्तु को दोबारा ध्यान से देखें। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतया स्पष्ट देख लेते हैं? पूर्णतया स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पारभासी। जैसे कागज में अगर तेल लगा होगा तो उसमें से जो वस्तुएं होंगी वो आंशिक रूप से दिखाई देंगी। कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने के लिए किया था। वह भी पारभासी ही था। वह कैसा था? वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों को सोच विचार सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के समूह में बांट सकते हैं। पहली, किसी अंधेरे वाली स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देता है। जैसे चित्र में भी हुआ है कि कांच जो जलाइए उसको हथेली से ढक दीजिए। हथेली के दूसरी ओर प्रेक्षण करिए। वह यह जानना चाहता है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है या पारदर्शी अथवा पारभासी। तो यहाँ क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? तो यहाँ पर देखिए आंशिक रूप से क्या है, हमारा प्रकाश गुजर रहा है। तो हमने सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा उन्हें इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर व डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी भी हो सकते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूह उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों के समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि जैसे एक जैसी वस्तुओं को एक साथ रखते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हम अपनी आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान में एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाजों दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन से वे लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार के समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन एवं उनके गुणों में किसी भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो ये हमारा जो है लेसन 4 कंप्लीट हो गया है और आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एकल धागे से बनी वस्तुओं की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एकल धागे से बनी वस्तुओं की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुनाई, बंधाई, दोनों अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। इस प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कांच कैसा पदार्थ है? पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी या इनमें से कोई नहीं। तो कांच देखा होगा कि कांच के हम आर पार देख सकते हैं। तो कांच कैसा है? पारदर्शी पदार्थ है। कैसा है कांच? पारदर्शी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, विलेय है। विलेय है पानी और बालू, पानी और नमक, पानी और लोहे का चूर्ण, पानी और लकड़ी का बुरादा। तो विलेय पदार्थ वो होते हैं जो पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं। तो यहाँ पर पानी और नमक विलेय हैं। पानी और नमक कैसे हैं? विलेय हैं। कठोर वस्तुएं हैं लोहा, लकड़ी, एल्युमिनियम। जो कठोर वस्तुएं हैं यहाँ पर सभी, यहाँ पर क्या है? सभी। क्वेश्चन नंबर 5, कपड़े किस पदार्थ के बने होते हैं? कांच के, लकड़ी के, रेशों के, कागज के। तो कपड़े जो होते हैं वो रेशों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? रेशों के। तो यहाँ पर हमने जो है इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? इसके अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और हम पूरी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, वो भी अच्छे तरीके से। धन्यवाद।